हेलो एवरीवन, गेजन सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम 11th बिजनेस स्टडी का चैप्टर 28 कर रहे हैं और ये चैप्टर हमारा बिजनेस स्टडी का लास्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है फॉरेन ट्रेड प्रमोशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड इंस्टीट्यूशन एंड एग्रीमेंट। यानी कि इसके अंदर हम स्टडी करेंगे कि जो विदेशी व्यापार है उसको प्रोत्साहन करने के कौन कौन से तरीके, कौन कौन से स्कीम्स हैं, एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो क्या होता है, इंटरनेशनल व्यापार संस्थाएं क्या होती हैं और इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो कौन कौन से एग्रीमेंट किए जाते हैं, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखो, ये जो है चैप्टर 28, इससे पहले 3 चैप्टर जो है 25th, 26th एंड 27th, ये चैप्टर जो है तीनों चैप्टर आपके मार्च 2000, ये लिखा नहीं जा रहा इसमें, मार्च 2020 में जो एग्जाम होगा उसमें ये तीनों चैप्टर नहीं आएंगे। इसलिए एक बार मैं सिलेबस कंप्लीट करने के लिए इन तीनों के जो लेक्चर है वो प्रिपेयर नहीं करूंगी, बाद में कभी करूंगी। तो मैं अभी के लिए 2021 मार्च में जो एग्जाम आएगा, जो हमारा सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग मैं लेक्चर तैयार कर रही हूँ। तो आपको जो बच्चे मार्च 2021 में एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए ये तीनों चैप्टर नहीं है, तो उनको वो लर्न नहीं करने, ठीक है। 24 से सीधा 28 आपको करना है। कई बच्चे कमेंट करके पूछते हैं कि उन चैप्टर का आपने जिक्र नहीं किया, तो मैंने आपको बता दिया कि ये तीनों चैप्टर नहीं आएंगे, इनके लेक्चर मैं बाद में कभी प्रिपेयर करूंगी, जो 2022 के लिए जरूरत होगी तब करूंगी, ठीक है। तो आज का हमारा चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर का हमारा ये कौन सा है, फर्स्ट लेक्चर है। छोटा सा चैप्टर है, 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसकी एक टैगलाइन दी हुई है, देखो, निर्यात करो या मरो, एक्सपोर्ट और पेरिश। ये किसने दी है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी है। तो देखो, आज का जो टॉपिक है वो हमारा रहेगा, आज के लेक्चर का टॉपिक, इसमें हम हाफ चैप्टर के करीब स्टडी कर लेंगे। निर्यात प्रोत्साहन का अर्थ, भारत में निर्यात प्रोत्साहन की आवश्यकता, निर्यात प्रोत्साहन के उपाय, निर्यात प्रोत्साहन के लिए उपलब्ध प्रेरणाएं, ये ध्यान रखना, ठीक है। निर्यात प्रकरण जोन, यहाँ पे कुछ जोन के बारे में स्टडी करेंगे। जोन क्या होते हैं, जो केवल स्पेशल किसके लिए बने हुए हैं, निर्यात करने के लिए, मीनिंग और उनके फीचर्स। और भारत में निर्यात प्रकरण जोन कौन कौन से हैं, कितने जोन बने हुए हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। एक तो हमने ये तो जोन है, एक होता है विशेष आर्थिक जोन, यानी कि एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, वो क्या होता है और उसकी विशेषताएं क्या है और कहाँ कहाँ पे है। इसके बाद हम जो निर्यात प्रकरण जोन और जो विशेष आर्थिक जोन, ऊपर दोनों टाइप के जोन आए ना, इन दोनों का महत्व क्या है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो आज जो है फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम इतने सारे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है निर्यात प्रोत्साहन का अर्थ। जैसे आपको चैप्टर के नाम में ही बताया है कि इसमें क्या करेंगे, इस चैप्टर में निर्यात को प्रोत्साहन कैसे कैसे किया जाए उसी के बारे में होगा। तो इसमें सबसे पहला है मीनिंग ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन। देखो, निर्यात प्रोत्साहन का अभिप्राय सरकार की उस नीति से होता है जिसके फलस्वरूप देश की निर्यात में वृद्धि करने के लिए निर्यातकर्ताओं को प्रोत्साहित किया जाता है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करो और उसको विदेशों में बेचो, यानी कि निर्यात करो। पहले तो आपको बता दूंगी निर्यात होता क्या है। निर्यात का मतलब है कि अपनी कंट्री के अंदर बनी हुई चीजों को विदेश में बेचना, उसको निर्यात कहा जाता है। तो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या करती है गवर्नमेंट, बहुत सारे इंसेंटिव देती है निर्यातकर्ताओं को और कुछ फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है जिसे निर्यात को प्रोत्साहन, यानी कि ये इंसेंटिव। क्वेश्चन आ जाता है कि निर्यात प्रोत्साहन के लिए कौन कौन से इंसेंटिव दिए जाते हैं या कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती है। ये 4 मार्क्स में आ जाते हैं, इस तरह से 2 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, ठीक है। अब आता है कि नीड ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन इन इंडिया। भारत में निर्यात प्रोत्साहन की आवश्यकता है तो क्यों है। तो कुछ कारण हैं जिन कारणों से हमें निर्यात प्रोत्साहन की आवश्यकता महसूस होती है।
सबसे पहला है प्रतिकूल व्यापार संतुलन को ठीक करना, टू करेक्ट अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। अनफेवरेबल बैलेंस यानी कि जब भी आपका बैलेंस फेवरेबल नहीं होता है तो क्या होता है, इससे आप पे उल्टा असर पड़ना शुरू हो जाता है। यानी कि अनफेवरेबल को हम हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिकूल। देखो, प्रतिकूल व्यापार संतुलन का अभिप्राय है निर्यातों की अपेक्षा आयातों का अधिक होना। यानी कि जब आपके निर्यात कम हो जाए और आयात ज्यादा हो जाए, उसको उस टाइम अनफेवरेबल क्यों कहती हैं, क्योंकि निर्यात करते हैं तो हमारे पास विदेशी करेंसी आती है, ठीक है, और अगर आयात करते हैं तो हमें विदेशी करेंसी में ही पेमेंट करना होता है, ठीक है। तो अब अगर आप आयात ज्यादा करोगे और आपके निर्यात कम होंगे तो आप पेमेंट कहां से करोगे, विदेशी करेंसी कम पड़ जाएगी। इसी कारण से इसको प्रतिकूल व्यवहार भी कहा जाता है। इसे देश के विदेशी विनिमय कोष यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में कमी आती है, क्योंकि हम पेमेंट ज्यादा कर देते हैं, आ कम रही हैं, तो इससे क्या होगा, आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो कम हो जाता है। और अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम हो जाता है तो इसका सीधा सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है, अर्थव्यवस्था पर, वो भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। देखो, भारत में योजनाओं की अवधि में केवल 2-3 वर्षों को छोड़कर शेष सभी वर्षों में व्यापार संतुलन प्रतिकूल ही रहा है ऑलमोस्ट। इसलिए भारत के लिए निर्यात प्रोत्साहन करना जरूरी है, क्योंकि भारत का जो निर्यात है वो हमेशा प्रतिकूल रहा, आयात ही ज्यादा रही है। इस कारण से फॉरेन रिजर्व जो एक्सचेंज रिजर्व है उसमें कमी आ जाती है। कुछ गिने चुने वर्षों को छोड़कर अदरवाइज प्रतिकूल ही रहा है। इस कारण से उसको अनुकूल बनाने के लिए निर्यात प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। तो ये पॉइंट जो है मैं इनको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि ये ऐसे पॉइंट है अगर आपने अच्छी तरह से मेरे साथ साथ समझ लिए तो आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएंगे, अदरवाइज ये थोड़े से हो सकता है आपको मुश्किल लगे। सेकंड हमारा पॉइंट है विदेशी ऋण भार को कम करने के लिए, टू रिड्यूस फॉरेन लोन्स। देखो, भारत को आवश्यक वस्तुओं का आयात करने के लिए, देश का आर्थिक विकास करने के लिए और युद्ध सामग्री खरीदने के लिए विदेशों से काफी मात्रा में ऋण लेना पड़ता है। और जब इस ऋण को, ये ऋण लिया है तो ये फॉरेन जो है करेंसी में मिलेगा। अब इस ऋण को वापस करना है तो ये ऋण साथ के साथ विदेशी ऋण और इस ऋण पर जो ब्याज होगा वो भुगतान करना होगा। तो वो भुगतान भी आपको किस में करना होगा, फॉरेन करेंसी के अंदर करना होगा। और जैसे कि हमने अभी पहले पॉइंट के अंदर देखा कि अगर इतना सारा फॉरेन करेंसी के अंदर पेमेंट करना और हमारा जो व्यापार है प्रतिकूल है, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा निर्यात को प्रोत्साहन करने की आवश्यकता होती है और इसके लिए निर्यात प्रोत्साहन की नीति बनाई जाती है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करें और फॉरेन करेंसी अपने देश में लाएं, जिससे हम ये सारी पेमेंट जो है आसानी से कर सके। तो इससे क्या होगा, इस नीति से निर्यात बढ़ने के फलस्वरूप जो विदेशी विनिमय प्राप्त होगा उससे विदेशी ऋणों का भुगतान किया जा सकता है। थर्ड है पंचवर्षीय योजनाओं को सफल बनाना, टू मेक द 5 years प्लान सक्सेस। पंचवर्षीय योजनाओं की सफलता के लिए विदेशों से मशीनों को, तकनीकी को और कच्चे माल का आयात करना पड़ता है। पंचवर्षीय योजनाओं को सफल बनाने का मतलब है कि देखो, हर जो 5 साल का अपना प्लान है, इसमें हर 5 year प्लान के अंदर अपने देश में आर्थिक विकास करने के लिए कुछ नई योजनाएं लागू की जाती है और उन योजनाओं के लिए नई टेक्निक की जरूरत होती है, नई नई मशीनों की, कच्चे माल की जरूरत होती है, तो वो विदेशों से आयात करना पड़ता है अगर हमारे इंडिया में नहीं है तो इन सब के लिए किसकी जरूरत होती है, विदेशी विनिमय की जरूरत होती है और विदेशी विनिमय प्राप्त करने के लिए निर्यात में वृद्धि करना जरूरी है। तो थर्ड रीजन ये है कि इसके लिए भी निर्यात को प्रोत्साहन करना जरूरी है। रोजगार के अवसर पैदा करना, टू क्रिएट द अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। भारत बेरोजगारी की समस्या से पीड़ित है और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए उद्योग स्थापित करने की जरूरी है। तो निर्यात प्रोत्साहन से नई नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित होगी और इससे क्या होगा, बेरोजगारी की समस्या सुलझ जाएगी। कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए, टू फेस सब कॉम्पिटिशन। सेवन,
देखो, लिबरलाइजेशन या उदारीकरण के युग में अंतरराष्ट्रीय बाजार में बहुत कड़ी प्रतियोगिता हो रही है। प्रतियोगिता कितने तरह की हो रही है? देखो, एक तो अपने ही कंट्री के अंदर जो उद्योगपति है उनसे कंपटीशन होता है। दूसरे तो विदेशों से देश के अंदर माल बेचने के लिए बहुत सारी कंट्रीज का जो कंपनीज है वहां पे माल बेचती है, तो उनसे कंपटीशन होता है। तो इस तरह से अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जो है नेशनल लेवल की बजाय ज्यादा कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। तो निर्यात प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत घरेलू उद्योगों को अनेक सुविधाएं और प्रेरणाएं देकर उत्पादनों को न्यूनतम लागत पर करने या न्यूनतम लागत पर उत्पादन करने में सहयोग दिया जाता है। इसके फलस्वरूप वे अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा का सामना कर पाते हैं। नेक्स्ट आता है ये पॉइंट आपका, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, मीन्स ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन। तो इसके कुछ उपाय हैं या उपाय कह सकते हो, कौन कौन से उपाय हैं? निर्यात उद्योगों का आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट इंडस्ट्री। निर्यात उद्योग यानी कि ऐसे उद्योग जिनका माल ज्यादा से ज्यादा निर्यात किया जाता है, उनका मॉडर्नाइजेशन किया जाना, पहला एक उपाय ये है। इसमें निर्यात की पर्याप्त संभावनाएं उपलब्ध होती है। एक बार ऐसे उद्योग की पहचान हो जाए कि वो बाहर निर्यात करता है, तो उसको सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवा दी जाती है, और ये सरकार का द्वारा उठाए जाने वाला पहला कदम है। विपणन सहायता, मार्केटिंग असिस्टेंस। देखो, निर्यात प्रोत्साहन का दूसरा जो उपाय है वो है निर्यातकर्ताओं की विपणन क्रियाओं, मार्केटिंग एक्टिविटी में सहायता करना। इसके अंतर्गत मार्केट सर्वे किया जाता है, बाजार सूचनाएं एकत्रित की जाती है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है, निर्यात जोखिम बीमा सुविधाएं प्रदान करता है, विपणन क्रियाओं के लिए विदेशी मुद्रा प्रदान करते हैं, क्वालिटी नियंत्रण में भी सहायता करते हैं, और आयातकर्ता और निर्यातकर्ताओं को मिलवाना। इस मिलवाने का मतलब है कि जो दूसरी कंट्री वाले होते हैं जो आयात करना चाहते हैं उनसे आपस में कांटेक्ट करवाना। तो इस प्रकार से एक मार्केटिंग का काम भी करते हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस का मतलब वित्तीय सहायता प्रदान करना, निर्यातकर्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। भारतीय निर्यात आयात बैंक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, वो क्या करता है? वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ये सुविधा प्रदान करता है। इसके अंतर्गत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि जो आरबीआई है और आईडीबीआई है, ये भी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्शन असिस्टेंस। निर्यात प्रोत्साहन के लिए सरकार उत्पादन के क्षेत्र में अनेक सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। सुविधाएं कौन कौन सी उपलब्ध करवाती है? देखो, उच्च क्वालिटी के कच्चे माल को उचित समय पर और उचित मूल्य पर उपलब्ध करवाना, कैपिटल गुड्स जैसे मशीनरी आदि है के आयात में सहायता प्रदान करना, विदेशी तकनीकी के आयात में सहायता प्रदान करना, उत्पादन क्षमता बढ़ाने में सहायता प्रदान करना। पांचवा पॉइंट है निर्यात प्रकरण जोन की स्थापना करना, एस्टेब्लिशिंग एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। इसको क्या कहा जाता है? ईपीजेड भी कहा जाता है, ईपीजेड। इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने निर्यात प्रकरण जोन की स्थापना की है, यानी कि एक एरिया ऐसे चिन्हित किया है जहां पर ज्यादा से ज्यादा ऐसी फैक्ट्री लगी हुई है जिनका माल निर्यात किया जाता है, तो ऐसे एरिया को कहा जाता है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। ईपीजेड एक पूर्व निर्धारित औद्योगिक क्षेत्र है जहां पर स्थापित होने वाली इकाइयों को सरकार द्वारा विशेष सुविधाएं और रियायतें भी दी जाती हैं, और इन इकाइयों द्वारा जो इस जोन में जो इकाइयां स्थापित है, जो उद्योग स्थापित है, उनके द्वारा तैयार किया गया लगभग सारा माल निर्यात किया जाता है। इसको हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे, ईपीजेड क्या होता है। नेक्स्ट है आपका इस्टेब्लिशिंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये क्या है? ईपीजेड से थोड़ा सा एडवांस इकोनॉमिक स्पेशल जोन आ गया। ये ईपीजेड की ही भांति एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना की जाती है। एसईजेड ईपीजेड का एक सुधरा हुआ रूप है। ईपीजेड इकोनॉमिक प्रोसेसिंग जोन की स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। यहां देखो, इसमें डिफरेंस भी हो जाएंगे आपके। अब देखो, पहला तो इनका डिफरेंस आ जाते हैं कई बार, तो पहले तो इनके नाम का पता चल गया तुम्हें स्पेलिंग्स के अकॉर्डिंग। दूसरा,
ईपीजेड इकोनॉमिक प्रोसेसिंग जोन कौन स्थापित करता है? केंद्रीय सरकार। जबकि एसईजेड प्राइवेट सेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट या व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से भी स्थापित किए जा सकते हैं। एसईजेड जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसको ईपीजेड की अपेक्षा ज्यादा सुविधाएं प्रदान की जाती है। एसईजेड में स्थापित इकाइयां अपने उत्पादों को निर्यात करने के साथ साथ घरेलू बाजार में भी बेच सकती है। इसको भी हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है 100% निर्यात प्रधान स्कीम प्रारंभ करना, यानी कि इंट्रोड्यूसिंग स्कीम ऑफ 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। इसको EOU कहा जाता है। ई मतलब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। अभी इसके परसेंटेज से आपको पता चल गया होगा कि ऐसी इकाई जिसका 100% यानी कि कंप्लीटली माल जो है विदेशों में बेचा जाएगा, निर्यात किया जाएगा। निर्यात प्रोत्साहन के लिए सरकार ने जहां देश के विभिन्न भागों में ईपीजेड और एसईजेड की स्थापना की है, वहीं EOU स्कीम को भी लागू किया है। स्कीम 1980 में शुरू की गई थी और ये इकाइयां उन उत्पादों के लिए उत्पादन करने के लिए स्थापित की जाती हैं जिनमें निर्यात की अच्छी संभावनाएं होती है। अब इसकी थोड़ी सी एक खासियत और है, वो भी देख लो। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट द्वारा उत्पादित समस्त माल निर्यात किया जाता है। ठीक है। परमिटेड डोमेस्टिक सेल यानी कि स्वीकृत घरेलू विक्रय तथा खराब माल को छोड़कर स्वीकृत, यूं तो परमिटेड भी गुड्स होती है इसमें, यानी कि परमिटेड डोमेस्टिक सेल भी होती है, पर वो क्या होती है 1%, 2% या 10% से ज्यादा नहीं होती। या फिर जो माल खराब हो गया है, वो जो विदेशों में नहीं बेचा जा सकता है, वो माल यहाँ अपने देश में बेच सकते हैं। जिन औद्योगिक इकाइयों की EOU के रूप में पहचान हो चुकी है, उन्हें सरकार द्वारा अनेक सुविधाएं और रियायतें प्रदान की जाती है। इन इकाइयों की स्थापना के लिए विशेष जोन क्षेत्र की जरूरत नहीं होती, बल्कि देश में ये कहीं भी स्थापित की जा सकती है। नेक्स्ट है प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करना, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग फैसिलिटी। देखो, निर्यातकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए सरकार द्वारा भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड की स्थापना की गई है। महाविद्यालयों तथा विद्यालयों में भी एक विशेष विषय के रूप में विदेशी व्यापार को पढ़ाया जाने लगा है। तो एक टाइप से जो स्टडी करते हैं स्टूडेंट, तभी से इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। अगला है व्यापार प्रतिनिधि की नियुक्ति करना, अपॉइंटिंग ए ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। भारत सरकार ने विदेशों में स्थित अपने दूतावासों में व्यापार प्रतिनिधियों की नियुक्ति की है। ये प्रतिनिधि सर्वेक्षण करते हैं कि विदेशों में हमारे देश की वस्तुओं की बिक्री की क्या संभावना है और इनके द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाएं निर्यात व्यापार में काफी सहायक सिद्ध होती है। नेक्स्ट है एस्टैब्लिशिंग वेरियस इंस्टीट्यूशन। देखो, निर्यात को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन भी एस्टैब्लिश कर रखी है जो केवल व्यापार जो हमारे निर्यात है उसको प्रोत्साहित करने के लिए ही है, या उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए स्थापित की गई है। कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन है? सबसे पहला है एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। ये केवल विदेशी व्यापार के लिए ही वित्तीय और गैर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। दूसरा है निर्यात निरीक्षण परिषद, यानी कि एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल। ये काउंसिल क्या करती है? जो माल आपको एक्सपोर्ट करना है उस माल की चेकिंग करती है, इंस्पेक्शन करती है। सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल ऑफ ट्रेड, इस परिषद का कार्य सरकार को निर्यात व्यापार के बारे में सलाह देना है कि किस कंट्री के साथ किस वस्तु का व्यापार किया जाए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकिंग, यह संस्थान निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की पैकिंग के बारे में सलाह देती है कि आप किस साधन से, अगर मान लो निर्यात आप बाय शिप भेज रहे हो, बाय एयर भेज रहे हो, तो आपको किस तरह की कैसी पैकिंग आपको करनी चाहिए, उसके बारे में ये सलाह देते हैं। विश्व व्यापार संगठन सदस्यता प्राप्त करना। देखो, गेटिंग मेंबरशिप ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, इसकी फुल फॉर्म लर्न कर लेना, कई बच्चे इसमें भी गलती कर देते हैं। निर्यात प्रोत्साहन के उद्देश्य से भारत सरकार ने WTO की सदस्यता प्राप्त की हुई है और इससे भारतीय निर्यातकर्ताओं के लिए विदेशी बाजारों के दरवाजे खुल जाते हैं। तो अब भारतीय व्यापार WTO के सदस्य देशों के साथ भी व्यापार कर सकते हैं, यानी कि ये WTO है, इस WTO के ये इतने सारे मेंबर हैं, ठीक है, और ये इंडिया है, ये मान ले इंडिया है, तो ये इन सभी के साथ व्यापार कर सकता है जो WTO के मेंबर्स हैं।
अब आता है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंसेंटिव अवेलेबल फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन। ये 4 मार्क्स 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए कौन कौन सी सेवाएं या प्रेरणाएं उपलब्ध है जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो गवर्नमेंट इसके लिए क्या करती है, बहुत सारी हेल्प करती है। तो जिनको हम पॉइंट वाइज डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहला है ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट। तो देखो ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट का मतलब है निर्यातकर्ताओं को विदेशों से कच्चा माल, पूंजीगत माल, मशीनरी जैसे आयात करने पर कोई कर नहीं लगाया जाता। यानी कि अगर आप कोई कैपिटल गुड्स परचेज कर रहे हो, आयात कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, तो कोई ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। एक्साइज ड्यूटी एग्जेम्पशन, जो औद्योगिक इकाइयां निर्यात करने के उद्देश्य से ही उत्पादन करती है, उनका माल सारा विदेशों में ही बेचा जाता है, तो उन पर जो एक्साइज ड्यूटी है उससे उसको फ्री कर दिया जाता है। कंसेशनल रेंट, देखो निर्यात के उद्देश्य से अगर आपने कोई इकाई स्थापित की है तो आपको सस्ते किराए पर मॉडर्न प्लांट अवेलेबल करवाए जाते हैं, या जो फैक्ट्री की बिल्डिंग है या शेड है उसका किराया या तो कंसेशनल रेट यानी कि बहुत ही कम रेट होगा, या फिर फ्री, इस तरह से सुविधा दी जाती है। पर ये उन्हीं इकाइयों को सुविधा मिलती है जिन इकाइयों का माल एक्सपोर्ट किया जाता है, ये ध्यान रखना है। इनकम टैक्स एग्जेम्पशन, आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अधीन निर्यातों से होने वाले लाभ पर अगर आप माल निर्यात करते हो और निर्यात करके आपको इनकम होती है तो उस पर आपकी आय पर छूट दी जाती है। लोअर इंटरेस्ट रेट, देखो निर्यातों को कम ब्याज पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अगर आप मान ले कोई फैक्ट्री लगा रहे हो जिसका माल आप सारा विदेशों में बेच रहे हो, तो फैक्ट्री लगाने के लिए जो लोन लिया है वो लोन आपको कम ब्याज की दर पर प्रोवाइड किया जाएगा आपकी सरकारी बैंकों की तरफ से। कंसेशनल फ्लैट, देखो निर्यातकों को वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जानी पड़ती है, तो जैसे बाय रेलवे या कोई और सिस्टम है उसके द्वारा इनको रियायती भाड़ा यानी कि जो है इसमें कुछ कंसेशन मिल जाता है। अवार्ड, देखो निर्यातकों की निर्यात व्यापार में पहचान बनाने के उद्देश्य कई पुरस्कार दिए जाते हैं, और ये निर्यातकर्ताओं की अलग अलग श्रेणियों के लिए अलग अलग पुरस्कार होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कभी इस तरह से औद्योगिक जो व्यापारियों को उद्योगों को अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे महारत्ना, रत्ना, मिनी रत्ना, इस तरह के इनको अवार्ड दिए जाते हैं। इसके बाद हम डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी हमने ऊपर एक पॉइंट के अंदर आया था EPZ, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन क्या होता है, तो ये आप ध्यान से कर लेना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये आता है 2 नंबर में, 4 नंबर में, 1 नंबर में भी आ जाता है। सबसे पहले इसका मीनिंग देखो। EPZ का अभिप्राय एक ऐसी औद्योगिक बस्ती से है जहां उन योग्य औद्योगिक इकाइयों को स्थापित किया जाता है जो निर्यात करने के उद्देश्य से ही माल बनाती है या उत्पादन करती है। इन बस्तियों को स्थापित करने का उद्देश्य देश के निर्यात को बढ़ाना है, और इसकी स्थापना कौन करती है, ये ध्यान रखना है, केंद्रीय सरकार। EPZ की स्थापना केंद्रीय सरकार के द्वारा की जाती है। भारत में मुख्यतः कितनी बस्तियां हैं, इस तरह की भारत में 7 मुख्य है, इनको जोन के नाम से नाम दिया है। EPZ 7 है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन इन इंडिया। अगर आ जाए तो ये कहाँ है, 7 है। और ये कहाँ है, कौन कौन सा है, पहला है कांडला फ्री ट्रेड जोन, ठीक है, और शांता क्रूज इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्टिंग प्रोसेसिंग जोन, EPZ एट चेन्नई, EPZ एट कोचीन, EPZ एट नोएडा, EPZ एट फाल्टा वेस्ट बंगाल, EPZ एट विशाखापट्टनम आंध्रा। तो ये मोस्टली जोन जो है, जैसे नोएडा वाले को छोड़कर मुझे जहां तक पता है कि ये सारे के सारे ऐसे जोन है जो आपके समुद्र के आसपास, या हम कहते हैं कि जो कोस्टल एरिया है उसमें बने हुए हैं, समुद्र के तट के किनारे। तो जैसे ये हो गया हमारा कोचीन, चेन्नई वाला, ये सारे वेस्ट बंगाल, तो इस तरह के ये सारे जोन वहीं पर बने हुए हैं क्योंकि वहां पे शिप के द्वारा माल भेजा जाता है। तो ये 7 है। अब इनकी थोड़ी सी स्टडी देख लेते हैं हम, कौन सा कब बना है। देखो भारत में पहला EPZ जोन कब बना था, ये कहाँ बना था, कांडला फ्री ट्रेड जोन है। इससे
के नाम से पोर्ट बना हुआ है, काफ्ट के नाम से, या कांडला फ्री ट्रेड जोन के नाम से बना हुआ है, गुजरात के समीप है ये। ठीक है, इसकी स्थापना के मुख्य उद्देश्य क्या थे? निर्यात में वृद्धि करना, कच्छ के जो पिछड़े इलाके थे वहां रोजगार नहीं था तो वहां पर रोजगार उपलब्ध करवाना, और कांडला पोर्ट की सुविधाओं का लाभ करना। वहां पे पोर्ट है तो उस पोर्ट में की जो सुविधाएं हैं, वहां पर शिप आ सकती है, जा सकती है, खड़ी हो सकती है, तो वहां उसकी जो भी सुविधाएं उसका बेनिफिट उठाना। दूसरे ईपीजेड की स्थापना हुई थी 1974 में सांता क्रूज एयरपोर्ट मुंबई। ठीक है, ये सांता क्रूज इलेक्ट्रॉनिक निर्यात प्रकरण जोन के नाम से जाना जाता है, और इसकी स्थापना का उद्देश्य मेन क्या था? अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक बाजार में चल रही बाहरी तेजी का लाभ उठाना था। इसके बाद समय समय पर 5 जोन और स्थापित हो गई। इसके बाद आता है इसके जो ईपीजेड है, या हम ये कहते हैं कि इकोनॉमिक प्रोसेसिंग जोन है, इनके क्या फीचर्स है? इसके फीचर्स देखते हैं। सबसे पहला है स्पेशल एरिया। ईपीजेड की पहली विशेषता तो ये है कि एक विशेष एरिया में स्थापित होती है। ठीक है, और ईपीजेड की स्थापना आप देखोगे तो मोस्टली ये चेंज जो है बंदरगाह या हवाई अड्डों के आसपास होता है। इसका मुख्य उद्देश्य निर्यात व्यापार में जो यातायात है उसको, उसकी सुविधा उनको उपलब्ध करवाना है। सरकार द्वारा स्थापना, ये मोस्टली किसके द्वारा स्थापित किए जाते हैं? केंद्रीय सरकार के द्वारा। इनकी स्थापना के लिए सरकार उचित स्थान का चयन करके वहां पर सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। इसके बाद इस पूर्व निर्धारित क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयां लगाने की अनुमति प्रदान की जाती है। व्यापारी या उद्योगपति वहां पर अपनी इकाइयों को स्थापित कर सकती हैं। एक्सपोर्ट ऑब्जेक्टिव, देखो इस जगह पर इसका स्थापना का मुख्य उद्देश्य निर्यात को बढ़ाना है, और इन बस्तियों में औद्योगिक इकाइयां केवल उन वस्तुओं का उत्पादन करती है जिनका निर्यात बाहर करने की संभावना है, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट जिनकी विदेशों में डिमांड है या जिनको बाहर बेचा जाता है। तो इस प्रकार से एक एक्सपोर्ट का उद्देश्य भी पूरा हो जाता है। नेक्स्ट है असाधारण सुविधाएं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फैसिलिटी। ईपीजेड में स्थापित इकाइयों को ऐसी सुविधाएं प्रदान की जाती है जो अन्य औद्योगिक इकाइयों को उपलब्ध नहीं होती, जैसे करों में छूट होगी, ब्याज, कम ब्याज की दर पर इनको ऋण मिलना, किराया में इनको रियायत मिलना, भाड़े में इनको रियायत मिलना। तो इस तरह की सुविधा इनको प्रोवाइड की जाती है। योग्य औद्योगिक इकाइयों का प्रवेश, एंट्री ऑफ कॉम्पिटेंट इंडस्ट्री। ईपीजेड में केवल योग्य औद्योगिक इकाइयां ही स्थापित की जाती है। अब योग्य का मतलब ये नहीं है कि जो हर एक कोई जाके वहां पे स्थापित कर ले, ऐसा नहीं होता। कुछ एक क्राइटेरिया होता है, अगर वो क्राइटेरिया पूरा करती है तो ही वहां इंडस्ट्री लगा सकता है कोई उद्योगपति। यानी कि मेन कहने का मतलब है कि वहां पर ऐसी इंडस्ट्री को ही लगाने की परमिशन दी जाती है जिसका माल विदेशों में निर्यात किया जाए, या विदेशों में जिस माल की ज्यादा से ज्यादा डिमांड हो। तो ये निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? सरकार के द्वारा। सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है, सरकार के द्वारा ही परमिशन दी जाती है, तभी जाकर उद्योगपति वहां पर इंडस्ट्री लगा सकती है। अब आता है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है। भारत सरकार वाणिज्य मंत्रालय ने 13 दिसंबर 2000 को एसईजेड स्थापित करने के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की थी, और ये जो एसईजेड है ये ईपीजेड का एक सुधरा हुआ रूप है। इन दोनों में मुख्य अंतर की जो है स्थापना और उपलब्ध सेवाओं के संबंध में ही इनमें अंतर है। जहां एक और ईपीजेड की स्थापना कौन करता है? केंद्रीय सरकार करती है। वहीं एसईजेड की स्थापना निजी प्राइवेट सेक्टर के लोग भी या राज्य सरकार भी या दोनों मिलकर भी कर सकते हैं। पहला डिफरेंस। दूसरा है एसईजेड को सुविधाएं उपलब्ध ईपीजेड की अपेक्षा ज्यादा मिलती है। इन तथ्यों से निष्कर्ष निकलता है कि औद्योगिक बस्तियों को स्थापित करने के लिए निजी क्षेत्र, राज्य सरकारों की भूमिका को बढ़ाया गया है एसईजेड के थ्रू, ताकि वे स्थानीय स्तर पर भी निर्यात प्रोत्साहन को, निर्यात संभावनाओं का पता लगा सके। एसईजेड को प्राप्त अधिक सुविधाओं के कारण ईपीजेड को भी एसईजेड में बदला जा रहा है। जो ईपीजेड था, इकोनॉमिक प्रोसेसिंग जोन था, उसको धीरे धीरे इसमें कन्वर्ट किया जा रहा है। अब आता है कि मीनिंग ऑफ एसईजेड। एसईजेड का मतलब है स्पेशल इकोनॉमिक जोन।
विशेष आर्थिक जोन का अभिप्राय ऐसी औद्योगिक वस्तुएं से जिनकी स्थापना निर्यात वृद्धि के उद्देश्य से निजी और राज्य सरकार या दोनों के द्वारा मिलकर की जाती है। फीचर्स क्या इसके? सबसे पहला फीचर्स है एस्टेब्लिशमेंट। एसईजेड की स्थापना निजी क्षेत्र, राज्य सरकार या दोनों मिलकर कर सकती है। न्यूनतम एरिया, एसईजेड की स्थापना करने के लिए कम से कम 1000 हेक्टेयर भूमि का होना जरूरी है। 1000 हेक्टेयर भूमि, मतलब 1000 हेक्टेयर का मतलब हम ये कह सकते हैं कि 2500 किल्ले जमीन होनी चाहिए। और यह शर्त उन ईपीजेड पर लागू नहीं होती जो एसईजेड में बदला जा रहा है। जो ईपीजेड पहले थे उन पर इतनी एकड़ जमीन होने का जो है कंडीशन लागू नहीं है। घरेलू बाजार में प्रवेश, एसईजेड में स्थापित इकाइयों को घरेलू बाजार में प्रवेश करने की अनुमति है। जब ये इकाइयां घरेलू बाजार में व्यवहार करती हैं तो फॉरेन टेरिटरी और से जो घरेलू टैरिफ है डीटीए यानी कि डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, वो माना जाएगा। इसका अभिप्राय है कि घरेलू बाजार में व्यवहार करते समय इन पर आयात निर्यात के वही नियम लागू होंगे जो सामान्य आयात निर्यात के ऊपर होते हैं। यानी कि एसईजेड के अंदर कोई फैक्ट्री लगी हुई है और वो अपना माल देश में बेचती है तो वो उसी रूल रेगुलेशन या कंडीशन के थ्रू माल बेचेगी जैसे वो विदेशों में बेच रही है। उसी के रूल रेगुलेशन मानते हुए वो, यानी कि ये दे दिया ना डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, माना जाएगा उसके लिए। इसका अभिप्राय है कि घरेलू बाजार में व्यवहार करते समय आयात निर्यात के वही नियम लागू होंगे जो सामान्य आयात निर्यात करते यानी कि विदेशों में किया जाता है। उदाहरण के लिए डीटीए में एसईजेड से कोई माल खरीदा जाता है तो इस क्रय पर वही कर लगेंगे जो सामान्य आयात पर लगे हैं। अगर आप एसईजेड में स्थापित कंपनी से माल करते हैं तो समझो आप विदेशों से ही माल क्रय कर रहे हैं, सारी की सारी वो ड्यूटीज आपको पे करनी पड़ेगी। इसी प्रकार यदि डीटीए से एसईजेड को कोई माल बेचा जाता है तो इस पर विक्रय पर वही कर लगेंगे जो सामान्य निर्यात पर लगते हैं। तो इस तरह से निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि घरेलू बाजार में व्यवहार करते समय इन्हें विदेशी समझा जाता है। उम्मीद करती हूं कि ये पॉइंट थोड़ा सा लंबा था, समझ आ गया होगा। अनुमति, परमिशन, एसईजेड स्थापित करने की अनुमति वाणिज्य मंत्रालय देता है। यहां तक कि राज्य सरकार को भी अनुमति लेनी पड़ती है। एसईजेड स्थापित किए जाने का प्रार्थना पत्र पहले राज्य सरकार के जो चीफ सेक्रेटरी है उसको दिया जाता है। जांच पड़ताल की जाती है। जब जांच पड़ताल के बाद प्रमाणित हो जाता है कि एसईजेड की जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो पूरी करता है तो वहां पर बिजली, पानी, सभी सुविधाएं उपलब्ध करवा दी जाती है और एसईजेड जो उनकी स्थापना कर दी जाती है। एग्जेम्पशन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, डीटीए से एसईजेड को माल बेचने पर राज्य बिक्री कर, एक राज्य बिक्री कर होता है और अन्य कर नहीं लगाए जाएंगे। एसईजेड के अंदर ही बिजली पैदा करने, बेचने से संबंधित राज्य सरकार द्वारा लगाए गए सभी नियंत्रण हटा दिए जाते हैं। यानी कि कोई कंट्रोल नहीं है, वो अपने अंदर ही बिजली बनाकर बेच सकते हैं। तो इसके बाद इन दोनों के अंदर ये हमारा कंप्लीट हो गया एसईजेड। अब आता है कि ईपीजेड और एसईजेड का महत्व क्या है। सबसे पहला है विदेशी विनिमय प्राप्ति। अभी आपने देखा होगा कि दोनों ही जोन के अंदर स्थापित इकाइयों का उद्देश्य क्या होता है, विदेशों में माल निर्यात करना, निर्यात को बढ़ाना। तो इससे क्या होगा, विदेशी विनिमय अर्जित होगा, तो इससे विदेशी विनिमय की प्राप्ति ज्यादा से ज्यादा होगी। कम लागत पर उच्च स्तरीय उत्पादन, हायर क्वालिटी प्रोडक्शन इन लोअर कॉस्ट। देखो इन औद्योगिक इकाइयों में सरकार द्वारा आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है सस्ती दर पर, जैसे कच्चा माल हो गया, करों में कमी होगी, बिजली, कुछ बहुत सारी छूट दी जाती है। तो इस प्रकार उनकी उत्पादन लागत कम हो जाती है और माल जो है अच्छी क्वालिटी, यानी कि केवल क्वालिटी पे ही ध्यान दिया जाता है तो अच्छी क्वालिटी का माल तैयार किया जाता है। रोजगार में वृद्धि, देखो इन औद्योगिक वस्तुओं की स्थापना से देश में रोजगार के अवसर में तो वृद्धि होती है। तो इससे विशेषकर वे पेशेवर लोग जो पहले विदेशों में रोजगार के अवसर तलाशते थे उनको अब भारत में ही रोजगार मिल जाती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान, देखो औद्योगिक वस्तुओं में स्थापित इकाइयों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की क्वालिटी पर विशेष ध्यान होता है। अच्छी क्वालिटी होती है तो इससे उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनती है और वस्तुओं की अच्छी क्वालिटी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का सामना करने में भी सहायक होती है।
औद्योगिक विकास में वृद्धि, इंक्रीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक बस्तियों की स्थापना से देश के औद्योगिक विकास में वृद्धि होती है। किसी देश के औद्योगिक विकास में वृद्धि करना आवश्यक है। देश का यह सपना केवल औद्योगिक बस्तियों की स्थापना करके ही पूरा किया जा सकता है। तो ये इसके कुछ महत्व थे दोनों के ही, ईपीजेड और एसईजेड के। तो ये हमारा पहला लेक्चर जो है कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूले, और अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।